हूं अजीत अंजुम, आप देख रहे हैं न्यूज 24। नरेंद्र मोदी कुछ घंटे बाद बनारस पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को बनारस में रैली की इजाजत क्या नहीं मिली, बीजेपी ने इसे महाभारत बना दिया, संग्राम बना दिया। नरेंद्र मोदी को गंगा आरती की इजाजत मिली, मोदी ने कहा गंगा मां से माफी मांग ली ट्विटर पर लिखकर, और गंगा आरती करने से बीजेपी ने इनकार कर दिया। अब मोदी एक तरह से रोड शो करेंगे, अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे। शाम को एक सभा भी होगी बनारस से बाहर रोहनिया, जहां उन्हें परमिशन मिली थी, जो शहर में उन्हें इजाजत नहीं मिली थी, उसके विरोध में बीजेपी का धरना सत्याग्रह बनारस से लेकर दिल्ली तक। किसी को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी को परमिशन नहीं मिली, इसमें चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर कितना जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या बीजेपी का भी कोई गेम प्लान है और इससे कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ है विनोद अग्निहोत्री, प्रदीप सिंह, और बाहर से हमारे मेहमान है सुधांशु मित्तल, बीजेपी के नेता, रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के नेता। इस बीच आपको कह दें कि अरविंद केजरीवाल जो बनारस में मोदी को चुनौती दे रहे हैं, उन्होंने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोदी से यह भी कहा है कि आकर पूरी बात करें, बहस करें, 1 to 1 हमसे बात करें, और साथ में यह भी कहा कि इस मुद्दे को मोदी खामखा मुद्दा बना रहे हैं। अगर गंगा आरती की इजाजत मिली तो गंगा आरती करने से क्यों इनकार कर रहे हैं मोदी? क्या मोदी राजनीति कर रहे हैं? यह सवाल उठता है। राजीव, आपके पास में आऊं उससे पहले जहां सुधांशु मित्तल से, सुधांशु मित्तल, एक इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी है हमारे पास। इस चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लिखा है, अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन में, इसमें कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जो बीजेपी के प्रतिनिधि थे विद्यासागर राय, उन्होंने ऑल्टरनेटिव जगह के लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी 6 मई को, जो उनको ऑल्टरनेटिव, उनको परमिशन मिली 7 तारीख को, लेकिन बीजेपी ने अचानक मना कर दिया कि हमें ऑल्टरनेटिव जगह बेनियाबाग की के बदले जो दूसरी जगह मिल रही थी वो नहीं चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, 5 बजे चिट्ठी भेजी गई आरती की परमिशन के लिए, बुद्धिजीवियों की सभा के लिए परमिशन के लिए। 6 बजे अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अब हम वापस लेते हैं, हमें यह सब नहीं करना है। तो ऐसा लगता है कि बेनियाबाग में जो हुआ उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाने में ज्यादा फायदा देख रही है। सुधांशु मित्तल, 1 घंटे पहले चिट्ठी जाती है, 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सुधांशु मित्तल। अजीत जी, ये 5 चीजों की परमिशन का विषय था। हाँ, जिसमें 4 चीजों की परमिशन मिल गई थी, वो उनके पूरे दिन भर के। हाँ, सुनिए ना, मेरी पहले बात सुन ले। हाँ, उनके दिन भर के कार्यक्रम की परमिशन थी के लिए मांगी गई थी, और दिन भर के जितने कार्यक्रम थे उनकी एक की भी परमिशन तब तक नहीं दी गई थी जब अरुण जेटली जी ने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। गंगा आरती की चिट्ठी, आज वो आ रहे हैं बकौल डीएम रिटर्निंग ऑफिसर, गंगा आरती के लिए और बुद्धिजीवियों की बैठक के लिए चिट्ठी 5 बजे शाम को डीएम के दफ्तर में पहुंची। ये तो डीएम कह रहे हैं ना, ये तो डीएम कह रहे हैं। आपको अभी मैं सारे तथ्य निकाल दूंगा, आपको बता दूंगा। ये तो वो डीएम है जो कि बैड डेट में चिट्ठी लेके ये कहते हैं कि ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता था कि सारे मीडिया को, सबको, प्रजातंत्र पे जो खतरा आ रहा है उसको देखते हुए इस सारे को चीर फाड़ देना चाहिए। नहीं तो मैं एक सवाल पूछता हूं, सुधांशु मित्तल, वो किसी के कहने पे। सुधांशु मित्तल, अगर गंगा आरती की इजाजत मिल गई, बेनियाबाग पर हम बात करेंगे और उसमें क्या पॉलिटिक्स है, कोई साजिश है, कोई वजह है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन गंगा आरती की परमिशन आपको अगर मिल गई तो गंगा आरती से इनकार करके नरेंद्र मोदी ने आज गंगा मां से माफी क्यों मांग ली? फिर गंगा आरती करना चाहिए आपको। आप वही कह रहे हो ना, आप हर चीज को एक पीस मील में देखना चाहते हैं। आप इसमें जो है राजनीति के अंश ढूंढना चाहते हैं। प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी आज सुबह से आ रहे हैं, उनका एक कार्यक्रम बना हुआ है, उसकी घोषणा कर दी गई है। कल शाम तक उनको किसी भी कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी जाती। हमने सारे कैंसिल कर दिए और हमने कहा अब हम धरना देंगे, अब हम इसकी खिलाफत करेंगे। उसके बाद रात को आप कहते हैं ये कर लीजिए। कोई ये तरीका होता है? अब उसमें यह प्रश्न उठाया जाए कि भाई अच्छा, इसमें से एक ये चीज क्यों नहीं करी गई थी? अजीत जी, चीजों को पूरे परिप्रेक्ष्य में रख के देखिए, इनको इस तरह करके छोटा आईने में ना देखिए। चलिए सुधांशु मित्तल, अगर कोई तथ्य अगर आपको लगता है कि इसमें पूरे नहीं है, मुझे आप 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं वो तथ्य जो है आपको लाके आपके सामने रख दूंगा। मैं चाहूंगा कि अब अगली बार जब प्रशासन के साथ आए, क्योंकि कुछ तथ्य हमारे पास भी है सुधांशु मित्तल, और साथ में ये भी कि हमारे पास रविदास मेहरोत्रा है, उनसे पूछेंगे कि बेनियाबाग में जो नहीं मिली इजाजत, बेनियाबाग के बारे में कहा जाता है कि बहुत सेंसिटिव इलाका है। 91 में यहां श्री चंद्र दीक्षित की सभा हुई थी और उसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। संवेदनशील इलाका है, शत्रुघ्न सिन्हा की एक रैली के दौरान। आसपास जो पॉपुलेशन है वो सेंसिटिव है,
वहां भीड़ बहुत ज्यादा नहीं जुटाई जा सकती। आपकी तरफ से कहा गया कि 1 लाख लोग, 10,000 गाड़ियां। इस पर अगर सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन में, उसने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर अकेले जिम्मेदार नहीं है, स्टेट चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने कहा कि सेंसिटिव है और यहां इजाजत नहीं दी जा सकती। ऑल्टरनेटिव साइट आपको दी जा रही थी और ऑल्टरनेटिव साइट के लिए जो आपके नुमाइंदे हैं विद्यासागर राय, उन्होंने ही चिट्ठी लिखी, ये कोट किया इलेक्शन कमीशन ने, तो ऑल्टरनेटिव साइट दी गई, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था सुधांशु मित्तल। क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए था? मैं कहां चुनाव की रैली करूंगा, कहां नहीं करूंगा, इसका राइट किसका है? आपका? मतलब ये डीएम का राइट होगा? ये भी आप नई नई बातें कर रहे हैं। ये बड़ी सुरक्षा की बात करते हैं। अमेठी की पूरी रैली के अंदर जितनी भीड़ आई, उसकी किसी की फ्रिस्किंग नहीं हुई थी, कोई व्यवस्था नहीं थी सुरक्षा की वहां पे, तब तो किसी को सुरक्षा ध्यान नहीं आई। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर कोई सेंसिटिव एरिया है दुराचार को अपने सुधांशु उसको कवर करने के लिए उल्टे सीधे बहाने, और इलेक्शन कमीशन पे मैं हैरान हूं। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन करी गई थी कि जरा देखिए अमेठी के अंदर सुरक्षा व्यवस्था करी नहीं गई है, कुछ नहीं हुआ। जानते हैं वहां पे कोई सेंसिटिव एरिया है इलेक्ट्रॉनिक। सुधांशु मित्तल सुन तो लीजिए, आपको क्या लगता है क्या साजिश है? चलिए आप बताइए। कल मैं मीनाक्षी लेखी को सुन रहा था, उन्होंने कहा यादव ब्रिगेड, प्रांजल यादव डीएम है, यादव ब्रिगेड के इशारे पर हो रहा है। जाहिर है जब यादव ब्रिगेड कह रही है तो उनका इशारा मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और पूरे यादव ब्रिगेड पर है। तो यही कह रहे हैं आप कि सरकार ने जानबूझकर साजिश की, क्योंकि आपके नेताओं ने कह दिया तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को वहां से हटा देना चाहिए, रफा दफा करना चाहिए। सुधांशु मित्तल, ऐसा है जब पहले आप आचरण देख के समझते हैं कि देखिए रिटर्निंग ऑफिसर जो कर रहा है वो न्याय संगत नहीं है, फिर आप देखते हैं कि अगर ये न्याय संगत नहीं है तो ये क्यों कर रहा है। प्रांजल यादव जी की नजदीकियां किससे कितनी है सबको पता है, उनकी रिश्तेदारियां क्या है सबको पता है, उनकी धर्मपत्नी जो है वो डिंपल यादव जी के साथ पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी ये सबको पता है। सारा आचरण जो है और उसके पीछे जो शक के घेरे में चीजें आती है वो सामने है। चलिए सुधांशु मित्तल सवाल पूछते हैं, रविदास मल्होत्रा सुधांशु मित्तल, लेकिन आपको भी पता है कि गंगा आरती और दूसरा जो बुद्धिजीवियों की बैठक थी 150 लोगों की, उसकी भी परमिशन मिली और चिट्ठी मिलने के कुछ घंटे के भीतर मिली। उससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वापस ले लिया कि हमें चाहिए नहीं। रविदास मल्होत्रा हमारे साथ है। रविदास मल्होत्रा, एक तरह से साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो यादव ब्रिगेड है, प्रांजल यादव का रिश्ता सरकार से है, प्रांजल यादव का रिश्ता आपके सरकार के जो मुखिया है, यादव फैमिली है, उससे है, और ये सब आप लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। रविदास मल्होत्रा, देखिए अजीत जी, क्षेत्र के अंदर प्रत्याशी मीटिंग कहां पर करेगा? अगर वहां पर कोई डिस्प्यूट है या वहां पर कोई शांति भंग होने की संभावना है तो निर्णय आरोप करता है। मैं बताऊं आपको, 26 तारीख को लखनऊ में मेरे विधानसभा क्षेत्र में मौलवीगंज में जनसभा थी मुख्यमंत्री जी की, और आरओ ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी की सभा वहां नहीं हो पाएगी, स्थान को चेंज करिए। आप मालूम कर लीजिए 26 तारीख को लखनऊ में मौलवीगंज की सभा, हमने पूरा रात मंच लगाया, सुबह 5 बजे तक हमने मंच लगाया और वहां परमिशन नहीं मिली। हमने फिर चलिए रविदास मल्होत्रा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। जरा बनारस चलते हमारे सहयोगी राजीव रंजन के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी यूपी के प्रेसिडेंट राजीव रंजन, क्या करें? लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अगर इजाजत मिल गई बुद्धिजीवियों के साथ सभा करने की, इजाजत मिल गई गंगा आरती की, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी ये क्यों नहीं कर रही है? उसके बजाय धरना सत्याग्रह पे ही क्यों अड़ी है? राजीव रंजन पूछिए। लक्ष्मीकांत जी, एक शेर है, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ उसे चाहिए या कुछ भी नहीं। आपको 4 में से 3 परमिशन मिल गई तो आप गंगा आरती क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं बुद्धिजीवियों से मिल रहे? परमिशन किस समय दी है ये यहाँ का निर्वाचन अधिकारी या कलेक्टर बताएगा। जिस परमिशन को हमने आवेदन कर रखा था, शाम को उस परमिशन को निरस्त करने का आदेश सुनाता है। रात को जब हम धरने की धमकी देते हैं, धरने का हम निर्णय करते हैं, तब रात को 11 बजे वो परमिशन देता है। फांसी का फैसला करके फाइल पर रख ले और फांसी वाले दिन कहा जाए कि फांसी चढ़ जाओ, ये न्याय संगत है क्या? और उसका पक्षपातपूर्ण रवैया है।
उस रवैये के विरोध में जब भाजपा ने निर्णय कर लिया कि एक बार परमिशन निरस्त करके हमने चुनाव आयोग से संरक्षण मांगा, चुनाव आयोग ने राजीव संरक्षण देने से हमको राजीव रंजन एक इनसे ये तरीके से पूछिए असमर्थता जाहिर कि की। डीएम को गंगा आरती के लिए और बुद्धिजीवियों की बैठक के लिए डीएम को कितने बजे चिट्ठी दी गई? डीएम का कहना है कि शाम 5 बजे को चिट्ठी दी गई, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया इन्होंने, कहा हमें कुछ नहीं चाहिए और डीएम पर तमाम तरह के इल्जाम लगा दिए। डीएम मतलब रिटर्निंग ऑफिसर, और उसके कुछ घंटे बाद इनको परमिशन मिली। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बजे परमिशन के लिए चिट्ठी गई डीएम को गंगा आरती और बुद्धिजीवियों की बैठक के लिए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपने परमिशन कितने बजे मांगी? इतने कम समय में आपने मांगी, उसके बाद 6 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इसके बाद हमने परमिशन किसी समय भी मांगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेल से परमिशन मांगे और मेल से मेल से नहीं, हमने मेल से नहीं, जवाब लिख कर पढ़ के दिया। हमारा आदमी उसने रात को 2:30 बजे तक बैठा कर रखा अपने दरवाजे, कलेक्टर ने परसों रात में 2:30 बजे रात तक बैठा कर रखने के बाद भी अगर परमिशन नहीं दे रहा है तो हम विरोध भी नहीं करें। इतने बड़े जबर होगा कि जबरा मारे रोने न दे, इतने कमजोर हो गए कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, इनके चलाए चलेंगे, इनके डिक्टेशन पर चलेंगे। अब भारत निर्वाचन आयोग को भी जिस निष्पक्षता के साथ संरक्षण देना चाहिए था उसने भी नहीं दिया हमको। दूसरी बात यह है कि बेनिया बाग पे आप इतने क्यों अड़े हैं? आपको मालूम है कि वो संवेदनशील जगह, आपको तमाम बड़े बड़े दूसरे आपने विकल्प दिया था, जब दूसरी जगह ऑप्शन दिया गया तो क्यों नहीं रैली? नहीं, हमने कोई विकल्प नहीं दिया था। जिसने भी विकल्प दिया उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, पार्टी का वो निर्णय नहीं था। अब मैं ये पूछता हूँ कि और लोगों की रैली वहाँ हो सकती है, राजीव रंजन नहीं हो सकती। राजीव रंजन इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी है, अरुण जेटली को लिखी गई इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी, जिसमें एक मिनट राजीव रंजन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा यू मे ऑल्सो बी अवेयर दैट लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पार्टी श्री विद्यासागर राय हैड ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर एन ऑल्टरनेटिव साइट ऑन 6th May व्हिच वाज गिवन ऑन 7th May। तो अब ये पूछिए विद्यासागर राय कौन है जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऑल्टरनेटिव साइट मांग रहे थे? विद्यासागर राय। सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि आपके ही प्रतिनिधि ने, विद्यासागर राय ने 6 मई को जब विकल्प दिया था और 7 तारीख को उनको परमिशन दे दी गई, तो फिर आप क्यों इस बात पर अड़े हैं? विद्यासागर जी का कोई भी विकल्प या प्रार्थना पत्र उनका व्यक्तिगत था, पार्टी से सहमति लेकर निर्णय नहीं दिया था। तो ये कौन है विद्यासागर? सुन तो लीजिए मेरी बात, जबरैया करेंगे क्या? नहीं, कौन? मेरा निश्चित तौर पर यह कहना है कि परमिशन रात को 11 बजे रात को परमिशन देने के बाद सभा मोदी की हो सकती है। निश्चित तौर पर हम बिल्कुल दबाव में आने वाले नहीं हैं। राजीव रंजन एक सवाल पूछिए इनसे, राजीव रंजन एक सवाल पूछिए कि कह रहे विद्यासागर व्यक्तिगत तौर पर विद्यासागर ने मोदी के लिए परमिशन मांगा, तो पूछिए क्या विद्यासागर को पार्टी निकालेगी? कहेगी कि विद्यासागर से पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है? विद्यासागर राय है कौन? ये भी पूछिए। बेनिया बाग का था, बेनिया बाग में रैली की अनुमति मिलती तो हम वो करेंगे, अन्यथा हम विरोध करेंगे। मैंने आपसे कहा कि विद्यासागर राय कौन है, आपने कहा वो आपके पार्टी के नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी प्रार्थना पत्र दिया बिना पार्टी की सहमति के दिया, व्यक्तिगत दिया, उन्होंने गलती की। अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री विद्यासागर राय को पार्टी निकालेगी क्योंकि टोटल उन्होंने परमिशन जो नए स्थान के लिए दी उसके लिए पार्टी की सहमति न ली, न पार्टी की कोई सहमति। आप क्या कर रहे हैं? पार्टी की कोई सहमति विद्यासागर राय के प्रार्थना पत्र पे नहीं थी, प्रार्थना पत्र पे नहीं थी, दूसरे स्थान पे। अजीत जी आपसे तो मैं उम्मीद नहीं करता। नहीं, आप उम्मीद मत करिए ना, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं सर। आप गंभीर आदमी है, सुधांशु मित्तल एक मिनट बनारस बात करें। आ रहे सुधांशु मित्तल आपके पास, निकालना चाहिए क्या बात? सर मैं आ रहा हूं आपके पास। चलिए राजीव रंजन आ रहा हूं, सुधांशु मित्तल एक मिनट आ रहा हूं। सुधांशु मित्तल कौन? सुधांशु मित्तल आ रहा हूं आपके पास। जरा रविशंकर प्रसाद कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। बाकी वहां जाकर देंगे, बिल्कुल देंगे। सुधांशु मित्तल, मुद्दा यह है सुधांशु जी कि विद्यासागर राय आपकी पार्टी के कोई नुमाइंदे थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी, ऑल्टरनेटिव साइट मांगी 6 तारीख को डीएम से, रिटर्निंग ऑफिसर से। अब यह सवाल तो बनता है सुधांशु मित्तल जी कि कौन थे विद्यासागर राय जिनसे पिन छुड़ा रही है आपकी पार्टी, और ऑल्टरनेटिव साइट मांगी, ऑल्टरनेटिव साइट मिली और आपने रिजेक्ट किया? यह सवाल तो बनता है ना सुधांशु जी। ऑल्टरनेटिव साइट, पहली बात यह कि वो ऑल्टरनेटिव साइट पे क्यों उनको फोर्स करा जाए, और मुझे नहीं पता, मैं अभी फिर कह रहा हूं आपको, मैं तथ्य लेके आऊंगा, क्योंकि एक हमारी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम दूसरे विकल्प भी अपने हाथ में रखते हैं।
उन्होंने उसके हिसाब से करा, उन्होंने लिख के दिया कि हमें वहां नहीं चाहिए क्या? ये देखिए, ये चिट्ठी के अंदर आधे सत्य और आधे झूठ मिले हुए हैं। क्या उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये लिखा कि हम यहां पे नहीं करेंगे? अगर उन्होंने ये लिख के दिया है तो फिर मैं जांच करवाता हूं। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। सुधांशु मित्तल ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते। लेकिन मेरा काम है सुधांशु जी सवाल उठाना। कल हम 1 घंटे आपके साथ डिबेट पर थे और हमने बार बार यही पूछा कि सरकार को या जिला प्रशासन को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हक नहीं है कि किसी उम्मीदवार को उसके इलाके में रैली ना करने दे। लेकिन आज कुछ नए तथ्य आए सुधांशु मित्तल, उन तथ्यों पर भी बात होनी चाहिए और यह भी बात होनी चाहिए क्या बीजेपी इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है?